हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। मॉडर्न इंडिया सीरीज़ की आज के लेक्चर अराइवल ऑफ यूरोपियंस के ऊपर है। लास्ट लेक्चर में देखा हमने कि मुगल्स का कैसे डाउनफॉल हुआ और उसके बाद से आज का लेक्चर अराइवल ऑफ यूरोपियंस के ऊपर है, देखेंगे। सो यस, टू स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि उस टेल मी द रीज़न कि यूरोपियंस इंडिया आए ही क्यों। ठीक है, सो आंसर बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, यस, ट्रेड। ठीक है, अब देखो कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसके बाद से लोगों का परचेजिंग पावर, ठीक है, बढ़ना शुरू हुआ। तो परचेजिंग, अब इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि परचेजिंग पावर बढ़ने के साथ में क्या होती है, ठीक है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। तो उसके साथ साथ, ठीक है, क्लॉथिंग, लाइफस्टाइल, ठीक है। तो उसी में से एक चीज़ था कि मतलब जो टेक्सटाइल्स के लिए जो कपड़े वगैरह हैं, तो उसमें आप एग्जांपल एक देखो कि जो इंडियन कॉटन था उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में, तो उसकी डिमांड जो थी यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा थी, राइट। सो अब देखो कॉटन है और फिर सिल्क है, इंडियन सिल्क जो था वो भी बहुत डिमांड में था। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये मतलब एक वन ऑफ द फैक्टर्स थे। मतलब बेसिकली द नेवर केम इंडिया टू रूल, याद रखना इसको, इंडिया को कभी रूल करने कभी नहीं आए थे, नेवर। ठीक है, उनका पर्पस ट्रेड था। बाकी इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम पे, उसके बाद यहाँ पे पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। और ये पावर स्ट्रगल के शुरू होने में भी जो इनके बीच का जो फायर्स कंपटीशन था ना, कि अब जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, तो इनके बीच का आप स्ट्रगल देखोगे और अल्टीमेटली इसमें से सबसे बड़ा विनर कौन निकलता है, ऑब्वियसली इंग्लिश। ठीक है, देखेंगे इन फैक्टर्स को भी कि इंग्लिश ही क्यों इंडिया को रूल कर पाए, बाकी क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, तो यस, अब ये ट्रेड रूट इन्हें फिर एक्सप्लोर किया। अब देखो एक लास्ट वीडियो का क्विक रिकैप लेते हैं ताकि आज का कॉन्टेक्स्ट जो है आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो कि मतलब ये था द ग्रेट मुगल एम्पायर। ठीक है, बाबर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ उस अकबर के टाइम पे, उससे बड़ा एक्सपेंशन हुआ औरंगजेब के टाइम पे। लेकिन फिर डाउनफॉल की भी शुरुआत होती है औरंगजेब के टाइम पे, ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। ठीक है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी थे, राइज ऑफ, लास्ट वीडियो में देखा हमने, राइज ऑफ मराठाज एंड राइज ऑफ अदर स्टेट्स, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है, और औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी कि अब जो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, प्रो मुस्लिम, प्रो शरीयत पॉलिसीज़, टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन, फोर्सफुल कन्वर्जन्स एंड ऑल। ठीक है, अब दीज ऑल पॉलिसीज लीड टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। अब उसके कारण से क्या हुआ कि जो इनकी अर्स्टवाइल अकबर के टाइम पे जो फ्रेंडशिप बनी थी राजपूताना के साथ में, वो फ्रेंडशिप का भी डाउनफॉल हुआ। ठीक है, राजपूताना ने सपोर्ट छोड़ दिया, वहाँ से रेवेन्यू आना बंद हुआ। अब उस रेवेन्यू के ना आने से क्या हुआ गाइस कि आप देखो कि जो ट्रेजरी था, जो मुगल ट्रेजरी थी उस टाइम पे, जो इंडियन ट्रेजरी थी, वो खाली होनी शुरू हो गई। अब इसमें एक फैक्टर और लोग बोलते हैं कि जो शाहजहाँ का था ना, कि शाहजहाँ का जो ये था कि बहुत, हम देखोगे कि आप आर्किटेक्चर पे शाहजहाँ ने बहुत काम किए, जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, जो ओल्ड दिल्ली की जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे भी शाहजहाँ का कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखोगे। तो इन दोनों फैक्टर के साथ में औरंगजेब और शाहजहाँ की इन पॉलिसीज़ के चलते जो ट्रेजरी खाली होनी शुरू हो गई। अब ट्रेजरी खाली होगी तो आप हर जगह पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो वहाँ से भी एक लूप होल निकल के आया। फिर जो औरंगजेब के बाद के जो थे प्रिंसेस, सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, वो बहुत वीक थे, नोबल्स के कनेक्शन में थे। ठीक है, और एक तरह से कहीं कहीं पे तो नोबल्स का ही राज चल रहा था, मोहम्मद शाह वगैरह, फिर आगे देखोगे फ़ारूक सियार। ठीक है, तो इन्हीं लोगों ने क्या, किन्हीं ने और ब्रिटिश पावर्स को, सॉरी यूरोपियन पावर्स को किसी ने फरमान जारी कर दिया कि दस्तक दे दिया। तो फिर उसका मिसयूज़ हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, और उसके बाद से पावर स्ट्रगल शुरू हुआ यूरोपियन पावर्स के बीच में। तो ये सारी चीज़ें ना एक साइकिल की तरह कनेक्टेड हैं, हम समझेंगे इनको एक एक करके। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले एक ट्रिक को मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट कर लो। ठीक है, सी, अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे एक वर्ड से आप बहुत ज़्यादा आप, ठीक है, कनेक्टेड हो, पीडीएफ, हमेशा आप इसे यूज़ करते हो अपनी पढ़ाई में। अब देखो कुछ कॉमन लग रहा है क्या, पीडीडीएफ, और इसमें ऑब्वियसली जो प्रोनाउंसिएशन है कॉमन लग रहा है, वर्ड्स भी ऑलमोस्ट 2 वर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे सेम है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रिक है कि क्वेश्चन इसमें पूछते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ अराइवल, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि इनमें से कौन सी
यूरोपियन पावर इंडिया में आई, यूपीसी प्रीलिम्स का एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो PDEDF ध्यान रखना, P फॉर व्हाट, यस यू आर राइट, पोर्टुगीज, ठीक है। D फॉर गाइस डच, E फॉर यस इंग्लिश, ठीक है। एक और पावर आई थी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, डैनिश, कहाँ से आए थे? अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, डैनिश। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो डैनिश है ना, ये इंडिया में आए तो कहाँ से आए थे? चलो, अब पोर्टुगीज़ तो पुर्तगाल से आए थे, डच नीदरलैंड से आए, इंग्लिश ब्रिटेन से आए, ये कहाँ से आए बताओ? नहीं पता है, सर्च करके बताओ, लेकिन बताओ। लास्ट में फ्रेंच, ठीक है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच। अच्छा एक और फनी बात पता है क्या, ये जो, होल्ड करो, सो गाइस ये जो क्या कहते हैं, पोर्टुगीज़ हैं, फाइन, ये पोर्टुगीज़ इंडिया में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है, इवन आफ्टर इंग्लिश 1960 के आसपास समथिंग, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, 1960 के अराउंड में, ठीक है। गोवा में इनके सेटलमेंट्स थे, राइट। सो ये आप इक्वेशन याद रखना, PDEDF, दिस इज द ऑर्डर, फाइन। चलो अब देखते, अब इस मैप को ध्यान से देखो, इस मैप को देख के क्या फीलिंग आ रही है? यस, ये रहा आपका ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ से ये है आपका पूरा यूरोप, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे, ठीक है। अब यहीं पे, यहाँ पे आप देखो स्पेन है, फिर यहाँ फ्रांस है, ये रहा फ्रांस, पुर्तगाल है, उसके ऊपर में लंदन है, ब्रिटेन, ठीक है। तो अब ये देखो कि अब इन यूरोपियन पावर्स को, अब ये देखो ये इंडिया का रूट फाइंड आउट किया एक जेंटलमैन ने, ठीक है, उनका नाम था वास्को ड गामा, साल था 1498, ठीक है, 1498। अच्छा अब सोचो कि यहाँ से तो बड़ा शॉर्टकट है, ठीक है, अब इस रूट से क्यों नहीं आए? इस रूट से इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि इस रूट पे कब्जा हो चुका था ऑटोमन टर्क्स का, ठीक है। अब ऑटोमन टर्क्स के बाद की जो जनरेशन थी, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का कन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा, ऑटोमन एम्पायर को, अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हम वहाँ पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आप इतना ही समझो कि यहाँ पे जो रूलिंग थे ना, अरब से आप कह सकते हो, ऑटोमन टर्क्स कह सकते हो, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉकेड खड़ा कर दिया, ठीक है। ये लोग हैवी टैक्स की डिमांड करने लगे कि यहाँ से पार करना है तो हमें इतना टैक्स देना होगा, बस इतना याद रखना कि ये रूट ब्लॉक था, सो दैट्स वाई इनको एक नए रूट की ज़रूरत थी एंड दे स्टार्टेड ऑफ। तो यहाँ पे वास्को ड गामा ने, ये रहा केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका की जो टिप है, ठीक है, और यहाँ से एक रूट ये और अल्टरनेटिव रूट ये, ठीक, गोवा का, फिर यहाँ नीचे केरला में कालीकट, ठीक है, ये रूट को डिस्कवर किया गया। अब इस रूट के डिस्कवर होने के बाद में जो ट्रेड था ना यूरोप के बीच, इंडिया और यूरोप के बीच में, वो बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये है क्रक्स यहाँ का, इस ट्रेड रूट का, फाइन। सो उसके बाद आप बहुत सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन यूपीएससी में आने वाला नहीं है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन डाल रखा है मैंने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया? ऑब्वियसली ईजी है, पोर्टुगीज। नेक्स्ट ये देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी में नहीं आएगा, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द केप रूट? देखो केप रूट आप ध्यान देना, इन वर्ड्स को आप मेंस में बहुत कम चांस है कि यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज मेंस का सिलेबस कहता है कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी टिल योर इंडिपेंडेंस 1947। मेंस के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखो आपको सिलेबस का पूरा आइडिया होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि प्री में क्या आएगा, कैसे आएगा, मेंस में कैसे आएगा, ठीक है। ये टॉपिक मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और उस टाइम पे इंडिया का क्या सिचुएशन था बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप मेंस के पॉइंट्स को आप इंटरकनेक्ट कर पाओ। देखो तो ऑब्वियसली इट्स वास्को ड गामा, वास्को ड गामा ने इस रूट की खोज की थी। ओके नाउ मूव। सो यस, हमने देखा कि पोर्टुगीज़ पहले आए, उसके बाद से डच आए, इंग्लिश, देन डेंच, उसके बाद से फ्रेंच, ठीक है। तो अब देखो, अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे प्री में, और मेंस में एक ही क्वेश्चन इस पे आ सकता है
कि अब इंग्लिश और फ्रेंच का जो स्ट्रगल है ना, इंग्लिश और फ्रेंच का स्ट्रगल है मिड ऑफ 18th सेंचुरी में भी दिखा, ठीक है, 1750 के बाद में भी, तो वो मेंस के लिए क्वेश्चन बन जाता है। पोर्टुगीज़ वगैरह पे, डच वगैरह पे क्वेश्चन मेंस में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इन पे प्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल, कौन पहले आया, ठीक है, उसके बाद से इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, इनने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। जैसे पोर्टुगीज़ आप देखोगे इंडिया में जो चिलीज़ वगैरह, एनसीईआरटी में आपने शायद देखा होगा, इंडिया में चिलीज़, पोटैटो, और फिर अगर मान के चलो वेपन्स, या फिर एक नेवल सिस्टम था इनका पोर्टुगीज़ का, ब्लू वाटर पॉलिसी, फिर फ्रेंच क्या लेके आया इंडिया में, क्या यूनिक था, इंग्लिश क्या लेके आए, तो इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। एक 5-10 मिनट की वीडियो आएगी सबके ऊपर, ये तो बहुत शॉर्ट है, तो इस पे बहुत एक जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम करेंगे कवर, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, प्री में पोटेंशियल क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट दीज ऑल गाइस, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, बिकॉज यहाँ पे बस मुझे आपको ऑर्डर बताना था किस ऑर्डर में लोग आए, ठीक है, और इन पे डिटेल डिस्कशन आएगी अगली वीडियोस में। आप इस वीडियो की पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है, आप वहाँ पे सर्च करना, देखो आप अगर इस वीडियो को 1 साल बाद भी देख रहे हो तो भी आप ढूंढ लोगे इसे, आप हैशटैग लगाना सर्च ऑप्शन में, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, आप पीपीटी डाउनलोड करना, आपके रिवीजन के लिए आसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।